हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। है ठीक है। गुड इवनिंग बेटा। तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। यस सर। सर और डिस्कशन। और डिस्कशन के लिए अलग से कर लें। कल मैं डिस्कस कर रहा था, तुम ही लोग तो बोल रहे थे आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर दो। हाँ सर, वो एक डिस्कशन बार की क्लास अलग रख। 18 नंबर डीपीएस तक आपके आज देखो, आज दो और भेज दूंगा मैं आपको। फिर एक बार सॉल्व कर लो, फिर एक एक अलग से डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहले तो आप लिखो डेफिनेशन सिंपल। Those compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties. Molecule having same molecular formula but different physical and chemical properties. देखो, मैंने ये नहीं बोला कि दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, बोलो डिफरेंट हो। जैसे C2H6O है ना। अब इसके दो मॉलिक्यूल मैंने लिख दिए बेटा, CH3O CH3, और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है कि नहीं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, रिएक्शन विद सोडियम। स्तुति बोलो। यस सर। रिएक्शन में सोडियम तो सिर्फ अल्कोहल दिखाएगा, इथर तो एकदम नॉन रिएक्टिव सा होता है। आप तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेनॉल ज्यादा है हाँ एज बोलो, कंपेयर टू ज्यादा ईथर। सॉल्युबल कौन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा करेंगे, बोलो। एथेनॉल। तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये लेस ईथर तो सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर नहीं, मैंने पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात की। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा में बॉइलिंग पॉइंट भी इसके साथ हाँ हाँ होते हैं, ठीक रैश बॉन्डिंग हो। है, बोलने नहीं दे रहे हैं सब, मुझको मालूम है, मैं चुप रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में कौन एसोसिएटेड होंगे, वाटर एल्कोहल मॉलिक्यूल। ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, वो केवल वैन इंटरेक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ज्यादा एसोसिएटेड जो होंगे या इंटर मालिकुलर फोर्स होगा इसमें, इसलिए ये क्या होगा, बोलो हाई बॉइलिंग पॉइंट रखेगा और ये लो बॉइलिंग पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तब अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कौन ज्यादा इफेक्टिव करेगा वाटर के साथ? अल्कोहल। क्योंकि ये H+ डोनर और H+ एक्सेप्टर दोनों होगा, जबकि ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर का H+ एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये होगा आपका मोर सॉल्युबिलिटी और ये लेस सॉल्युबिलिटी। और अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन की बात करूं, तो क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, तो फिर ये हाफ H2 और ईथर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन एट ऑल। बोलो, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलो आइसोमर कहते हैं। इसमें भी अभी कोई बच्चा बोलेगा सर आप क्या डिफिनेशन बोलते हैं जनरली, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं ना। लेकिन मैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम कर देता हूं। देखो, ये लिखा मैंने C2H2 और Cl2, और एक मैंने यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड। अब स्ट्रक्चरली ये देखो सेम है कि डिफरेंट है, बोलो स्ट्रक्चरली ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, बोलो। जो एटॉमिक कनेक्टिविटी है, सुनिधि बोलो, क्या ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है? स्ट्रक्चरली ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं या सेम है? सेम है। हाँ। जो एटम जिससे जुड़ा हुआ है दूसरे में भी वो एटम उन्हीं एटम से जुड़ा है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक कार्बन से एक Cl और H जुड़ा हुआ, बस दोनों में देखो जरा, बस डिफरेंस ये है कि
एक में दोनों एटम मतलब दोनों Cl ऐसे हैं तो एक में दोनों Cl ऐसे हैं, और कोई अंतर है क्या? बोलो तो। नो सर। तो फिर अब लेकिन नहीं, सर। प्रॉपर्टीज में देखो डिफरेंस जरा। अच्छा बोलना जरा, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बोलना। मैं बोलूं डाइपोल मोमेंट, या फिर मैं बोलूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर मैं बोलूं स्टेबिलिटी, अब बताओ, या फिर मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब जरा सोचना, सब लोग बोलेंगे। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप पता ही सिस का ज्यादा आपको होगा। स्टीरियो में मैं सिस ट्रांस पूरा ज्यादा बताऊंगा। तो डोंट यू थिंक सिस और ट्रांस में कौन सा म्यू सर सिस, सिस में होगा म्यू सिस ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, न्यूट्रॉन। क्योंकि इसमें तो कैंसिल आउट हो फिर तो जाएगा ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ज्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हाँ। तो इसमें sir. भी आपको किसका ज्यादा होगा? तो स्टेबल तो ट्रांस है, तो डोंट यू थिंक सिस ग्रेटर देन कम हो ट्रांस। ट्रांस। मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस मोर देन सिस। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो वाटर में कौन जिसका mu सॉल्युबल ज्यादा होगा? हो जाता है सॉल्युबल, सिस की ज्यादा होगी सर। हाँ, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा आयनिक होगा, ज्यादा आयनिक हो तो सॉल्युबल होगा, तो सिस ग्रेटर देन। ये सारी बातें आपको पता है, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल में बताऊंगा। लेकिन अब तो आप नहीं बोल सकते ना कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो उसी को आइसोमर बोलते हैं। वो तो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा हाँ, सही। मॉलिक्यूल विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर आइसोमर्स। अब एक बात और आती है बेटा, ये नोट कर लिया होगा मुझे लग रहा है आपने। एक बात और आती है कि जो आइसोमर्स हैं उनके अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट क्या होने चाहिए? द फाइनल कंबशन प्रोडक्ट शुड बी सेम और डिफरेंट। सर डिपेंड करते हैं सर आइसोमर्स है कौन से तो सर अगर दोस्तों फंक्शनल आइसोमर डिफरेंट हो सकता है। मुझे कंप्लीट कंबशन करना है यार। कंबशन मतलब खुशी, कंप्लीट कंबशन करना है, मतलब इनकम्प्लीट वो कुछ नहीं करना है। कंबशन करेंगे अगर तो खुशी कहाँ पे हो? सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? अगर मैं सिस है और ये ट्रांस है, या फिर मैंने इथेनॉल लिया है और डाइमेथाइल ईथर लिया है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम ही है ना। तो अगर मैं सेम रहेगा कंबशन सर। करूंगा कार्बन हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा उसमें ऐश में। सर सेम होगा सबका कंबशन प्रोडक्ट। हाँ, कंबशन Same होगा प्रोडक्ट सर। चाहे मैं चाहे किसी भी आइसोमर के, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम सेम है, तो अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सेम ही मिलेगा। मैं कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा हूँ। मैं अगर बल्कि नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। मैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर कंबशन करता हूँ तो क्या मिलता है? फाइनल CO2H2O, फाइनल कंबशन तो ये होगा। अब इसमें तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम वगैरह भी सेम है, आइडेंटिकल एटम्स हैं, तो डोंट यू थिंक हमें तो नंबर ऑफ CO2H2O भी सेम ही मिलेंगे। तो अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट और फाइनल कंबशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोमर्स आर सेम, ऐसा लिखिए। फाइनल कंबशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोमर्स आर सेम। फाइनल कंबशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोमर्स आर सेम। इसमें किसी का मन ऐसा है जो स्वीकार नहीं कर रहा इस बात को? नो सर। हेलो सर, हाँ, कंबशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दहन में। इसमें अब मैं एक ही में बोलूंगा, जैसे कि थोड़ा हमें वो जो दहन बोलते हैं बेटा। नोट्स तो आप अपने साथियों से मांग लेना, क्योंकि वो सब लिखा हुआ है वो तो पूरा। और मुझे भी भेज देना यार, प्रेम को देना है तुम्हारा अपने नोट्स लिखा हो तो। वो रोज मांग, मुझे थोड़ा फर्स्ट चैप्टर का वो PDF बना के भेज दोगे? किसी को बोल देना, समुद्र सिंह या किसी को PDF बना के भेज देगा प्लीज। फर्स्ट चैप्टर का? अरे फर्स्ट चैप्टर का रेजो और तक का बना के भेज देना, तो मैं प्रेम को दे दूंगा। ठीक है,
तो हम सुने एक मिनट, मैंने क्या बोला, फाइन दहन, समवायियों के दहन से बनने वाले अंतिम उत्पाद समान होते हैं। बोलो ठीक है, डाउट नहीं इसमें। लेकिन अब एक चीज मैं बोल रहा हूं, व्हाट यू थिंक हीट ऑफ कंबशन क्या होगा? वो भी सेम होगा कि डिफरेंट होगा, बताओ। सर वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। अब हीट ऑफ कंबशन जानते हो क्या होता है? अब यहाँ पे जब हीट ऑफ कंबशन की बात होगी ना, बोलो, तो जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात हुई थी तो मैंने आपको बता दिया था सब उसके बारे में। ऐसे ही क्यों ना हीट ऑफ कंबशन का जिक्र हो रहा है तो इसके बारे में हम लोग बात कर लें कि क्या होता है, मतलब ये क्यों। स्तुति बोलो, खुशी, यस सर। ठीक है ना? Yes, sir. इसके दहन उस, हाँ, तो Yes, पहले sir. क्यों ऐसा करें, देखो तो ये पहले आप ये लिख लो ना कि हीट ऑफ कंबशन, अंडरलाइन करते हुए लिख देना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोमर्स आर डिफरेंट। हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोमर्स आर डिफरेंट। समवायियों की दहन ऊष्मा का मान भिन्न भिन्न होता है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोमर्स आर डिफरेंट। अभी हम आइसोमर के हीट ऑफ कंबशन की बात करें उससे पहले क्यों ना हम सिंपल हीट ऑफ कंबशन की बात कर लें। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो जो हीट एनर्जी आती है वो कैसे आती है? तो हीट ऑफ कंबशन आप सभी जानते हैं, वो तो सबको पता है कि किसी चीज को कंबशन करते हैं तो उसमें जो बॉन्ड एनर्जी है या उसके अंदर जो भी इंटरनल एनर्जी है वही हीट एनर्जी में क्या होती है, बोलो, कन्वर्ट होती है। तो कन्वर्ट होती है। हाँ, तो हीट ऑफ कंबशन क्या हम देखते, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स, नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स। तो अगर मैं पूछूंगा आपसे कि चलो जी बताओ मुझे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन, इसमें हीट ऑफ कंबशन बताना आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोहेक्सेन। ये मेरे साथ ही लिखते चलना आप ना, तो सही रहेगा। और तो किसी का भी पूछा जाए बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं बोलूँगा सिंपल एंड ब्यूटेन है एंड पेंटेन है, तो किसी कोई डाउट थोड़ा ना इसमें। नंबर ऑफ CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा हो जाए। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन तब है इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर सेम एंड वी वांट टू कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, ऐसे केस में क्या सर तब होगा? तो स्टेबिलिटी से देखेंगे ना, वैसे HOH में देखा था। हाँ, जैसे जिसकी हीट ऑफ, स्टेबिलिटी तो इफ ज्यादा नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर सेम, तो फिर हम देखेंगे जो मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा, सुनिधि, जो मॉलिक्यूल प्रेम जितना स्टेबल होता है मॉलिक्यूल राहुल, उसके पास एनर्जी क्या होती है, बोलो, एनर्जी कंटेंट उसका क्या कम होता होती है। कम होता है। तो तो अगर उस दोस्त के पास एनर्जी कम है तो जब मैं उसे कंबशन करूंगा तो वो न्यू एनर्जी थोड़ा ना बनाएगा, उसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वही हीट एनर्जी में क्या करेगा, बोलो, वो रिलीज करेगा। सिंपल सी बात है। Converted. तो आप क्यों ना ऐसा लिखो, इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर सेम, तब मैं क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर सेम, number of CH bonds are same, then HOC inversely proportional to stability. HOC inversely proportional to stability. HOC inversely proportional to stability. और एक और बेटा इसमें बात लिखना, इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट, इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट बट वी वांट टू कंपेयर, इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट बट वी वांट टू कंपेयर HOC per CH2, HOC per CH2. In this case also HOC inversely proportional to stability.
in this case also HOC inversely proportional to stability, दोनों ही केसेस में। दो बातें मैंने अभी यहाँ बोली है, दोनों बातें बता दिया जाए, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अब एक तो ऐसे ही बता दूं, देखो मैंने बोला नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर सेम, तो चलो सेम ले लेते हैं, नंबर ऑफ CH बॉन्ड, नंबर ऑफ CH बॉन्ड सेम। तो मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं जो आपको बिल्कुल ही डाउट ना, मुझे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत ही ना पड़े, मैं सिंपल ऐसे बोल दूंगा, देखो सिस ब्यूटुइन और ट्रांस ब्यूटुइन, इन दोनों में नंबर ऑफ CH बॉन्ड सेम है कि नहीं, बोलो दुस्तूज। हाँ सर, पर ट्रांस तो उसका HOC क्या देख लो होगा? फिर, पर सिर्फ की ज्यादा होगी सर। हितेश बेटा बोलो। ज्यादा हो जाएगा। यस सर, यस सर। ठीक है ना, आप तो समझते चलो, बाकी नोट्स ले लेना, कोई लिखने की Yes, जरूरत sir. नहीं है, आप केवल साथ बैठ के समझा करो बस, ये एग्जाम्पल नोट करते रहना। और समुद्र सिंह से मांग लेना है, किसी से मांग लेना, PDF पूरा सारा लिखा ही हुआ है उन सबों का। अब देखा सिस है, ट्रांस है, अब इसमें आप जानते हो ये है अनस्टेबल और ये है स्टेबल, तो बस आप बता दो HOC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो बोलो किसका Yes, है? sir. तो फिर किसका HOC ज्यादा किसका Transfer. है? सिर्फ की ज्यादा। इसका HOC ग्रेड। हाँ सिस का ज्यादा हो जाएगा। तो अब ऐसे, अब एक और, जैसे इसमें एक एग्जांपल और बता दो, मान लो आपके पास है कि नियोपेंटेन, ये डॉक्टर वाला प्लस, ये है ना नियोपेंटेन, यस सर। और Yes, sir. एक मैंने लिख दिया एन पेंटेन, ये एन पेंटेन। अब इसमें मैं पूछा नंबर ऑफ CH बॉन्ड सेम है कि नहीं, CH3 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 CH3, तो हो गए 12, और इसमें 3 2 5 7 9 3 12 और 12। हो गया ना 12, चलो ठीक। यस सर। लेकिन हे बच्चों, Yes, क्या आप sir. जानते हो जीवंतिका, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ना हाइड्रोकार्बन में, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया क्या होती है, कम होता है और वैंडरवाल और फोर्स भी कम होता है। नहीं तो, अरे तो वॉन्डरवाल फोर्स तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स की बात है ना, हीट ऑफ कंबशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, अ सिंगल मॉलिक्यूल। हमें कंबशन में मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को नहीं तोड़ना है सुनीता। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, ये सारी चीजें अगर है ना, वोलेटिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है, इट इज द प्रॉपर्टी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं कहूँ हीट ऑफ कंबशन, तो ये मॉलिक्यूल के बीच की प्रॉपर्टी नहीं, ये मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। सुनीता बात समझ में आ रहा है कि नहीं बात? यस सर। एक एक मॉलिक्यूल जलेगा तब एनर्जी निकलेगी, मॉलिक्यूल कैसे आपस में जुड़े रहते हैं उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा हीट ऑफ कंबशन, बोलो। यस सर। हाँ, तो अब इसमें सरफेस ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया, क्योंकि स्फेरिकल होगा मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होने से सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, और सरफेस एनर्जी डिक्रीज होने से HH कम होगा, HOC स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो क्योंकि ये स्टेबल है प्रेम, तो इसलिए अगर मैं कहूँ हीट ऑफ कंबशन, तो आप बताओ क्या ये, यस सर। ये तो क्या आप लोगों ने ये बात लिखना है कि ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ सरफेस एरिया ऑब्लिक सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ऐसा लिखो। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज surface area oblique surface energy of the molecule decreases, surface area oblique surface energy of the molecule decreases, hence stability increases। क्या मैंने इंक्रीजेज बोला क्या? यस सर। सरफेस एरिया ऑब्लिक सरफेस हाँ, एनर्जी सर। डिक्रीजेज लिखना है बेटा, सॉरी, सरफेस एरिया ऑब्लिक सरफेस एनर्जी डिक्रीजेज, हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज,
हाँ बेटा, ये सेकंड वाले पॉइंट में डाउट है. If number of CH bonds are different, but we want to compare HOC per CH2, then also. अभी मैंने वो बताया नहीं अभी आपको, अभी पहले मैंने ये जो बताया ना. अच्छा, ये इसमें नंबर ऑफ CH बॉन्ड तो सेम वाला बता रहा हूँ ना अभी. Okay, sir. हाँ अभी, हाँ ये क्लियर है ना. पहले ये इतना बताओ, पहले ये बताओ आप मुझे. Yes, sir. डन. यस सर. ये तो डन है ना, ठीक है. अब मैं दूसरी बात पाता हूं. इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट बट वी वांट टू कंपेयर HOC पर CH2, then in this case also HOC inversely proportional to stability. हितेश, राहुल देखो, इस केस में भी वही देखते हैं. ऐसा कैसे? तो इट्स वेरी सिंपल. अगर मैं साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन की बात करता हूं, तो इसमें अगर कोई आपसे पूछता साइक्लोहेक्सेन प्रोपेन में किसका HOC ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बता देते हैं. लेकिन अब मेरा प्रश्न ये नहीं है. मेरा प्रश्न अब क्या है? अब सुनिधि, क्या डाउट है पूछना? HOC पर CH2, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन अगर मैं इसका X बोलता हूं और इसका मैं बोलता हूं Y है, और HOC पर CH2 मीन्स क्या हो गया? अगर ये X किलो कैलोरी पर मोल है और ये Y किलो कैलोरी पर मोल है, तो अब HOC पर CH2 मतलब क्या हुआ हितेश? इसमें कितने CH2 हैं? CH2 की 3 है. X/3 हो गया, और ये हो गया Y/6. अब मेरा प्रश्न है इसमें कंपेयर करना, इसमें कंपेयर करना. यस सर, ये पहले वाला बड़ा है. तो मतलब इसका मैं एक CH2 जलाऊं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतना जलाऊं तो क्या एनर्जी, ये पूछ रहा है. तो आप बताओ मुझे क्या. तो उस केस में भी तो फिर तो सेम ही हो गया ना. जब मैं इसका एक पूछ रहा हूँ, एक का पूछ रहा हूँ, एक का, तो वो भी तो लगभग एक ही बात हो गई ना वो तो. यस सर. अरे वो एक ही बात हो गई. HOC पर CH2 बोल रहा हूं मैं. एक CH2 इसका जलाऊं और एक CH2 इसका जलाऊं, तो मैं दोनों, फिर मैं कैसे कंपेयर करूं? CH2 की स्टेबिलिटी से कंपेयर करूं, और वो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? वो जिसका हिस्सा है. ये साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन, स्टेबल साइक्लोहेक्सेन है. हाँ नहीं, वो तो HOC, अब उसमें तो बात ही नहीं हो रही है ना. वो तो HOC पर CH2 लिख दिया मैंने, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब कुछ बात ही नहीं है. अगर HOC बोलता तो ऑब्वियसली HOC तो ये ज्यादा है. HOC तो क्या होगा बोलो? ऑब्वियसली Y ग्रेटर देन इसमें. लेकिन पर CH2 की अगर बात की जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो अभी मैंने आपको बताया, सुनिधि, प्रेम, जीवंतिका बोलो. अभी स्टेबिलिटी मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन का बताया था. Yes, sir. यस सर. साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होता है. अगर अनस्टेबल है तो पता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो इसके एक CH2 से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो अब ये आंसर हो जाएगा आपका. यस सर. यस सर. ओके सर. सुनिधि बोलो, डाउट है इसमें? नो सर. प्रेम, जीवंतिका बोलिए, जीवंतिका बोलो. Sir. यस सर. अच्छा, पेपर दे लिया आप लोगों ने कि नहीं? जीवंतिका पेपर दे लिया कि नहीं बेटा? सर. अच्छा, पेपर ये वाला दे दिया था ना. इसमें मैंने वो कौन सा पूछा था आपको? इंटरमीडिएट वाला दिया था. कार्बिल, एमाइन, हॉफमैन, ब्रोमाइड, बेंजाइन वाला भी दिया था. वो यही वाला. आप बोलो ये हो गया, चलो ठीक है. अब फिर हम आइसोमेरिज्म में जाते हैं. हीट ऑफ कंबशन तो जान जाओगे, अब कोई दिक्कत नहीं. ओके, नो प्रॉब्लम. अब आइसोमेरिज्म में आ जाते हैं. अब बात होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तो दो तरह के आइसोमेर होते हैं, आप जानते ही हो. फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्ट्रक्चरल, और उसके बाद बात होगी स्टीरियो की. तो पहले तो सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात होगी. तो आप सबसे पहले लिखें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलूं या इसे बोला जाए, क्या बोलो, कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर इसे बोला जाए न्यूक्लियर आइसोमर. प्रेम? Yes, sir. हाँ,
संरचनात्मक समझौता, स्ट्रक्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल और न्यूक्लियर एक ही बात है, और आपको पता ही बड़ा टॉपिक है। फिर स्टीरियो की बात तो अलग ही होगी, और पहले हम सिर्फ स्ट्रक्चरल की ही बात करेंगे इनिशियली 4 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली। तो आप इसमें आप सब डिफिनीशन थोड़ा छोटा सा लिख दीजिए। दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। Those compound having same molecular formula but having different structural formula। अब ये ठीक है आपका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये अब आप जान सकते हो ना, जैसे ये लिखा था जो, अब इसमें आप बोलो CH3OCH3 और ये लिख दिया बेटा CH3CH2 और OH। हे बच्चों, डोंट यू थिंक the way atoms are connected to each other in both molecules are different। मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला में तो हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने बच्चों वाला कनेक्टर से कनेक्ट करके डिफरेंट वो से बनाए हैं कि नहीं, बस इतना बता दो बस मुझे। अरे वो बच्चों के खिलौने होते हैं जो, जिसे कनेक्ट कर करके डिफरेंट नहीं बनाते हैं सेप। अब समय क्या इसमें शर्म आने वाली बात है क्या दुष्टों, ये तो बनाया ही होगा ना, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डोंट यू थिंक एटम्स आर कनेक्टेड, और उसी को हम जोड़ के अलग अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब तुम देख ही लो इसमें यस सर। अपने पास कितने कनेक्टेड थे, देखो इसमें मैंने लिखा था C2H6O, यानी 2 C है, मतलब 2 ग्रीन वाले कनेक्टर हैं, 6 पिंक वाले कनेक्टर हैं, और एक कनेक्टर पर्पल कलर का है। अब तो मुझे बताओ, अब इसी को जोड़ के तुमने क्या किया, एक बार कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो तुमने ईथर बना दिया। फिर उसके बाद कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, अब बाकी फिर हाइड्रोजन तो फिक्स करना होगा तुम्हें, हाइड्रोजन तो बैलेंसी का पूरा करने के लिए तुम्हें फिक्स करना है, वो बीच में तो कभी आएगा नहीं हाइड्रोजन, नहीं? यस सर। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो एटम्स तो एक कनेक्टर हैं, और उन्हीं को हम कैसे कैसे डिफरेंट वे में कनेक्ट करके और डिफरेंट शेप बनाएंगे, वही सभी क्या कहलाएंगे बोलो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वही स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे वही। जैसे ये डोंट यू थिंक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग, यानी मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा ऐसा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी। तो जी अंतिका बोलो सही है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की एटॉमिक कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो हाँ सही है, देखो COC, इधर क्या है CCO, डिफरेंट है कि नहीं कनेक्टिविटी? यस सर, डिफरेंट हो गया। तो आप क्यों ना ऐसा लिख दें, देखो इसमें कितने CH बॉन्ड हैं, 6 CH बॉन्ड, 5 CH बॉन्ड, 2 CO बॉन्ड, 1 CO बॉन्ड, 0 CC बॉन्ड, 1 CC बॉन्ड। देखो कनेक्टिविटी में डिफरेंट आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसा लिख दो, यस सर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक कनेक्टिविटी। Structural isomers having different atomic connectivity। ये आप लोग जानते हो, लिख लोगे, मुझे नहीं लगता ये तो। CC01 CO2 1 OH 01। डन। अब बेटा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो कौन कौन से होते हैं ये बताया जाए, फिर इससे रिलेटेड मेन बात है क्वेश्चन कैसे सॉल्व। तो टाइप्स में सबसे पहला आप लिखेगा फंक्शनल आइसोमर। तो आप ऐसा लिख दो, फंक्शनल आइसोमर जानते हो, आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, आइसोमर है तो सेम ही होगा और क्या। आइसोमर्स विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे समावयवी जिनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। इसमें हाँ क्रियात्मक समूह,
इसमें सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको जो बताऊंगा वो जो लगता नहीं है आप लोगों को कि आइसोमर ये फंक्शनल है। देखो ये मैंने कार्बन सेमी रखे हैं, NH2 हो तो कौन से एमाइन बोलते हैं बोलो? प्राइमरी। प्राइम और अगर मैं NH रखूं यहाँ पे तो ये आपको पता है इट इज सेकेंडरी अमीन। सेकंड और अगर यहाँ पे एन हाँ ये ये तो टर्सरी टर्शरी, तो ये था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। यहाँ पे अब जो बात बोलूंगा सुनिधि प्रेम, इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी बोली जाएंगी जो पहले एसिड बेस वाले में और कवर हो चुके, कुछ कुछ बातें उसको आप ध्यान मत देना, वो जब टॉपिक कवर होगा तो उसमें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर मैं बोलूं आपसे कि दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड वी हैव अ टेस्ट फॉर दिस, इसके लिए टेस्ट है अपने में, NH2 है, NH है और N है। तो अब इसके लिए टेस्ट देखो, मैं जो इन लोगों को दुष्टूज तुम लोग बताना, कार्बिल एमाइन टेस्ट प्राइमरी रहेगा, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट प्राइमरी। हाँ ये कौन बोले? जीवंतिका हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बोलो। RNH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड प्लस HgCl2 क्या प्रोडक्ट बनता है? मेरे साथ सारे बोलो, नहीं का मार दो। एल्काइल आइसोथायोसायानेट। हाँ एल्काइल आइसोथायोसायानेट। हाँ और कार्बिल एमाइन आपको याद ही है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये तो ठीक है। और सुनो दोस्तों, HNO2 डालोगे, जीवंतिका बोलो। येलो ऑयली लिक्विड HNO2 डालने पे प्राइमरी अमीन N2 गैस देगा, सेकेंडरी में येलो ऑयली लिक्विड बनेगा, टर्शरी में कुछ नहीं बनेगा। हिंसबर्ग टेस्ट अगर आपको याद है, हिंसबर्ग टेस्ट रिमेंबर, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रेसिपिटेट देंगे, प्राइमरी वाला एक्वस केओएच में। तो बच्चों मेरी बात सुनो, क्या आपको नहीं लगता कि ओहो इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इस सब के अलग अलग टेस्ट हैं? बोलो हो गया है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन क्या है बोलो? दे आर फंक्शनल आइसोमर, ये ध्यान रहे। बाकी कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल या फिर ये सब फंक्शनल नहीं होते हैं, केवल एमाइंस होते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इसमें ये हो गया। बाकी अब मैं फंक्शनल आइसोमर के लिए बता रहा हूँ, वो बड़े आसान है, वो फटाफट आप जानते जाओगे, देखते जाना। जैसे RONO, इसको क्या बोलते हैं बोलो? एल्काइल नाइट्राइट। और अगर मैं रोनो 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 रोनो, हाँ, और ये N डबल बॉन्ड O माइनस, इसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन। हाँ नाइट्रो एल्केन सर, पता है ना। तो एल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन, इसमें से जीवंतिका कौन है जो HNO2 और NaOH के साथ रेड कलर दे सकता है? ये एल्काइल नाइट्राइट वाला कि नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एल्केन वाला? नाइट्रो एल्केन। प्राइमरी नाइट्रो एल्केन रेड कलर, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन ब्लू कलर और टर्शरी नाइट्रो एल्केन रेड कलर, अगर याद हो आपको तो। एल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और ये भी फंक्शनल आइसोमर है, क्या दिक्कत है? एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, ये लिख दिया एल्डिहाइड, ये हो गया आपका कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन भी है। मैं लिखूं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्मेट एस्टर बोलते हैं इसे। बच्चों देखो इसमें जो क्लासिफिकेशन अभी बताया जाएगा, इसमें कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना इसका मेन है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। और ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। हाँ सर साइनाइड को ना नाइट्राइल बोलते हैं ना, तो सर वो नाम क्या होता है साइनाइड? वो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल में कौन सा क्या होता है? कौन सा क्या होता है मतलब? इट इज साइनाइड जो बोलते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड को किसे बोलते हैं इसमें से? साइनाइड को बोलेंगे एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। जैसे अगर लिखा होगा यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें कार्बन को काउंट करते हैं,
इसे बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। अगर एक कार्बन और लिख दो ब्यूटेन नाइट्राइल, मतलब साइनाइड वाला कार्बन भी ऐड करते हैं इसमें। ये नोट कर लिया भाई, बोलो। यस सर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप जानते ही हो। यस सर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी फंक्शनल आइसोमर होंगे कि नहीं, बताओ मुझे। यस सर। पायरेनोज है, कीटोन है, फ्रक्टोज। कीटोज है। सर हाँ बेटा। सर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड और ये फॉर्मेट एस्टर, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप जानते ही हो। यस सर। और इसी को मैं ऐसे लिख दूँ HCOOR, तो इसे बोलते हैं फॉर्मेट एस्टर। तो Yes, ये sir. भी तो देखो, एक में एस्टर है और एक में, तो ये भी तो फंक्शनल हो गया ना। ये बाइकार्बोनेट टेस्ट Yes, शो sir. करेगा, यू नो CO2 गैस रिलीज करेगा बाइकार्बोनेट के साथ, एस्टर नहीं करेगा। अब मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात करूं। ग्लूकोज तो आप सबको स्ट्रक्चर याद है? अरे ओसा जोन फॉर्मेशन में कहीं कहीं जिक्र किया होगा भाई, ऐसी क्या बात है। Yes, sir. पता। N ग्लूकोज होंगे ना, तो वो जो OH है वो लेफ्ट साइड में होगा, D होगा तो राइट साइड। ये हो गया आपका डी ग्लूकोज। हितेश कुछ कह रहे हो बेटा? Yes, sir, मैं बोल रहा था, मुझे पता है वो बिल्कुल। हाँ, वो फ्रक्टोज वाला पता है ना तुम्हें, ये बताया था। CH2OH, OH फिर सर इसमें OH थर्ड पोजीशन पे थर्ड चेंज। पे OH लेफ्ट रखते हैं, बाकी सभी पे राइट रखते हैं। Yes, sir. ये कितना, 3 2 5, हो मैंने एक ज़्यादा कार्बन कर दिया, दुष्ट। OH CH2OH, ये हो गया आपका डी फ्रक्टोज, है ना? बोलो। तो इसमें देखो कौन सा ग्रुप है बेटा, पता चल रहा है आपको? इट इज कीटोनिक। और ये क्या है बोलो, इसमें CHO है, दैट इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन आप जानते हो फंक्शनल आइसोमर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो फंक्शनल ऐसा हो जाए। अब नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा जो है टॉटोमर्स। सभी को याद होगा टॉटोमर्स में सेपरेट आपको एक चैप्टर टॉपिक ही बता देता हूं, इसलिए टॉटोमर्स के बारे में ज़्यादा जिक्र करना है ही नहीं है। टॉटोमर्स अलग से टॉपिक है पूरा, वो बता दिया आपको, कंप्लीटेड है। सेकेंड नंबर जो है दैट इज टॉटो। कीटो इनॉल टॉटो। तो टॉटोमर्स मैंने आपको पूरा बता दिया, बस सिर्फ इतना लिखना आप, ऑल टॉटोमर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। ऑल टॉटोमर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। ऑल टॉटोमर्स आर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमर। जैसे ये हो गया आपका कीटो फॉर्म और ये हो गया आपका क्या बोलो, इनॉल फॉर्म। प्रेम और स्तुति, ये एक सेपरेट चैप्टर है, आपको अलग से ही बताऊंगा ये तो, और उस वाले बैच में। ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो लिखा है मैंने, ये भी फंक्शनल है कि नहीं? इसमें कीटो ग्रुप है और इसमें क्या है बोलो, इनॉलिक ग्रुप है। तो बस इतना आप लिख देना, ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऑल टॉटोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। और ये स्टेटमेंट सबको याद होगा, मैंने बताया था, टॉटोमर्स आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच मेंटेन इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। यस सर। सिर्फ टॉटोमर्स ही ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ टॉटोमर्स हैं। बाकी स्टीरियो में आएंगे, कन्फर्मर्स आएंगे, वो ठीक है, लेकिन क्यों ना ये स्टेटमेंट का जिक्र कर लिया जाए। यहां पे लिखिए, टॉटोमर्स आर द ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which maintains equilibrium at room temperature. Tautomers are the only structural isomers which maintain equilibrium at room temperature.
Tautomers are the only structural isomers which maintain equilibrium at room temperature. और बाकी टाउटोमर्स के बारे में आपको सी टाउटोमरिज्म चैप्टर वो बता दिया आपको, ठीक है। अब बेटा इसमें एक बात की और बात वो थर्ड नंबर की बात की जाए, क्योंकि क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं रखा। मेन चीज़ है कि आपको जब मैं बताऊं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो मेन हिस्सा है अपने इस चैप्टर का। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है बोलो भाई, लिखिएगा। तो जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, डांसिंग आइसोमेरिज्म वैसा होगा शायद। हाँ बोलिए सर वो हाँ, रिंग चेन आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा था, ना 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 ना, dancing रिंग चेन isomerism- आइसोमेरिज्म से कोई मतलब नहीं है, नो नॉट एट ऑल। रिंग चेन नहीं, आपको बस इतना लिखना है, चेन आइसोमेरिज्म लिखिए। दोज आइसोमर्स इन विच देयर इज अ those isomers in which there is a difference in those isomers in which there is a difference in those isomers in which there is a difference in nature of parent chain, those isomers in which there is a difference in nature of parent chain. nature of parent chain means what, ब्रैकेट में लिख देना, longest chain. There is a difference in nature of parent chain. There is a difference in nature of parent chain, that is क्या बेटा बोलो, ब्रैकेट में क्या लिखा बोलो जल्दी से। लॉन्गेस्ट चेन। हाँ लॉन्गेस्ट चेन। बच्चों फिर मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं, देखो क्लासिफिकेशन इसका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। मेन इसमें स्ट्रक्चरल में है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो कल से मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन वही इंटरेस्टिंग पोर्शन है, बाकी टॉटोमर होता है, चेन होता है, ये होता है, टॉटोमर्स बता दिया अलग अलग, इनके डेफिनेशन बेस हैं। सभी को ये पता है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, सुनिधि बोलो पता है आपको, जीवंतिका या फिर कोई भी बताए मुझे, कि जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन होते हैं उनको पेरेंट चेन में काउंट करते हैं, ऐसा सुना है क्या आपने? द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी काउंटेड इन पेरेंट चेन। जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एमाइड या साइनाइड, इनके जो कार्बन है ना वो पेरेंट चेन में काउंट करेंगे। जैसे इसको आप पढ़ोगे ना, बोलो तो क्या पढ़ोगे, देखो दुष्टू पढ़ो, 1 2 3 4 5 कार्बन है, देखो ऐसा, ये नहीं कि तुम सोचो 4 कार्बन है, इसे पढ़ोगे आप क्या बोलो, इट इज पेंटेन नाइट्राइल। और इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा, देखो थोड़ा सा चेंज, ये देखो 1 2 3 4, आप पढ़ो कितनी कार्बन की चेन है सुनिधि, माधव, 3 मिथाइल। हाँ ये तो माधव, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, नो 1 कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियसली उसका हिस्सा। 1 नाइट्राइल क्या बोलना, ब्यूटेन नाइट्राइल बस बोल दो, ओके। ब्यूटेन नाइट्राइल शुरुआत ही वहीं से होगी, 1 क्या बोलना, ऑलवेज 1 वही होगा। तो आप बोलो इसमें कितनी की चेन हो गई, 4 की, और इसमें कितने की थी, 5 की। तो ये किसके एग्जाम्पल है बोलो, दे आर एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर, चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो चेन आइसोमर, मुझे लगता है बात समझ में आ गई आपको, चेन क्या होता है। सेम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पेरेंट चेन क्या होंगे बोलो, कार्बोक्सिलिक काउंट करोगे कि नहीं बोलो, करेंगे सर। 4 नंबर इज पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, तो लिखिएगा those isomers in which chain is constant, parent chain is constant, those isomers in which parent chain is constant but there is a difference in
those isomers in which parent chain is constant but there is a difference in position of functional group oblique substituents. There is a difference in position of functional group oblique substituents. अभी इसमें पोजीशन के लिए मैंने पेरेंट को कांस्टेंट कर दिया कि नहीं, बोलो दुस्तूज? यस सर। यस तो क्या चेन और पोजीशन कभी साथ हो सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि बेस का लेंथ यहाँ सेम है। ये देखो मैंने इसे क्या बोलूंगा अभी, ब्यूटेन 1 ऑल 1 2 3 4 और इसे मैं लिख 1 2 3 4, इसे क्या बोलूंगा ब्यूटेन 2 ऑल। तो क्या दोनों में बुट बुट बोल रहा हूं कि नहीं बोले, बुट बुट ब्यूटेन ब्यूटेन Yes, sir. 1 ऑल 2 ऑल। नो व्हाट इज द डिफरेंस? द पेरेंट चेन इज कांस्टेंट, पेरेंट चेन तो वही सेम है ना। तो जब तुमने पेरेंट को कांस्टेंट किया तो फिर पोजीशन को डिफाइन किया है। तो क्या पोजीशन और चेन साथ साथ हो सकते हैं क्या? नो सर। सुनिधि बोलो बेटा, No, सुनिधि। sir. पोजीशन और नो सर। पोजीशन और ये पेरेंट कभी साथ साथ नहीं हो सकते। तो आप क्यों ऐसा लिख दोगे कि पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म कैन नॉट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। Position and chain isomerism cannot take place simultaneously. Position and chain isomerism cannot take place simultaneously. Position and chain isomerism cannot take place simultaneously. पोजीशन के बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आपने अगर सुना हो, मेटामेरिज्म क्या होते हैं लिखो, बोलो बेटा जल्दी से, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं है, मेन है हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। बोलूं? डन? हाँ लिखिए। दोज आइसोमर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, दोज आइसोमर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप but there is a difference in nature of alkyl group surrounding functional group. There is a difference in nature of alkyl group surrounding functional group. क्या लिखा आपने, वापस बोलिए। दोज आइसोमर्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट देयर इज ए डिफरेंस इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप सराउंडिंग फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह समान हो परंतु क्रियात्मक समूह के इर्द गिर्द सराउंडिंग जो है उसके फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो। अब आप देखना जरा, अगर सराउंडिंग की बात हो रही है ना, तो कम से कम जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो बाईवैलेंट तो होना ही चाहिए, तभी होगा। ये बाईवैलेंट वाले में हो सकता है, किस में होगा अभी मैं लिखवा देता हूं। पहले आप देखो, ये बात सुनो। नहीं, एक और लिखो पहले, उसके बाद और करके लिखो। और हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, और हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप but there is a difference between types of connectivity between alkyl group and functional group, or having same functional group but there is a difference in types of connectivity बिटवीन फंक्शनल ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। 2 मिनट, अब जरा देखिए जरा। हेलो 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 बच्चों, हेलो हेलो, देखो 1 मिनट प्लीज देखिए सब लोग। दोनों में ईथर है कि नहीं बेटा, बोलो। सब लोग बोलेंगे। जीवंतिका चुप क्यों हो तुम, बोलो बेटा। तुम देखो देखिए लग रहा है, क्या बताओ मुझे। यस सर।
हाँ देखो दोनों में ईथर है, तो ठीक है, मैंने यही बोला फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। इधर मिथाइल है, इधर प्रोपाइल है, हाँ ओहो देखो, और इधर इथाइल और इथाइल है। अब बोलो क्या डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंस तो यही हो रहा है ना कि एल्काइल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस आया है, प्रोपाइल मिथाइल, इधर इथाइल इथाइल, मैंने यही तो बोला है। यस सर। सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफरेंट। बोलो ठीक है बेटा, सब लोग बोलो। इसके और भी एग्जांपल बताऊंगा, ये ठीक है? हाँ अब एक मिनट, मैंने जो दूसरा डेफिनेशन बोला है वो सुनना जरा, मैंने क्या बोला, सब लोग समझिएगा बात को। C डबल बॉन्ड O, और ये मैंने O लिखा, यहाँ पे मैंने फाई, और इधर मैंने लिखा ET मतलब इथाइल ग्रुप, ET मतलब इथाइल ग्रुप, ठीक है। मैंने लिखा सेम फंक्शनल ग्रुप बट देयर इज ए डिफरेंस इन कनेक्टिविटी बिटवीन फंक्शनल एंड एल्काइल। तो अभी देखो सब लोग देखेंगे ध्यान से, 1 मिनट बस मैं आता हूं आपको। इधर देखो C और ET जुड़ा है, O और फाई जुड़ा है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, फाई और ET को चेंज। अगर चेंज करना C डबल बॉन्ड O, इधर ET और इधर फाई। चलो जल्दी से बताओ इसमें क्या डिफरेंस है। देखो सेम फंक्शनल ग्रुप एस्टर एस्टर, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? तुम देखो ऑक्सीजन और फिनाइल के बीच कनेक्टिविटी है, सुनिधि। इधर यस सर। कार्बन और ET जुड़ा हुआ है, इधर देखो क्या है, फिनाइल अब किससे जुड़ गया? कार्बन से। यस और सर। ऑक्सीजन क्या है बोलो? इथाइल। तो मैंने ये दूसरा और वाला डिफिनेशन ये लिखा है ना, बोलो। यस सर, यस सर। तो ये 2 एग्जाम्पल, बाकी मैं कल आपको और डिफिनेशन एक बस है रिंग चेन आइसोमरिज्म बता के, फिर मैं क्वेश्चंस इसके रिलेटेड शुरू करा दूंगा आपको। 3-4 लेक्चर क्वेश्चन करेंगे, फिर स्टीरियो की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। और DPP कर लेना आप लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले। तो और कल मैं आपको गाना भी सुनाऊंगा। तो बच्चों कर दीजिएगा, हैं? टेस्ट हुआ है ना, उसकी भी डिस्कशन की क्लास में वो डिस्कशन ले लीजिएगा। हाँ आज मैं भेज दूंगा ना वो वाला, ठीक है। तो हाँ, और कल गाना भी सुनाया जाएगा और कविता भी सुनाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। ओके बाय।